नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह, हाजिर है कृषि दर्शन के एक नए अंक के साथ। कृषि दर्शन आपका अपना कार्यक्रम जिसमें हम आपको खेती किसानी से संबंधित तमाम नई जानकारियां देते हैं ताकि उसका आप कृषि में उचित इस्तेमाल कर सकें और अपनी आय में वृद्धि कर सकें। हमेशा की तरह कार्यक्रम की शुरुआत होगी विज्ञान और किसान से, उसके बाद बात करेंगे कृषि स्टार्टअप की और अंत में दिखाएंगे फार्मिंग इंडिया। तो चलिए शुरुआत करते हैं कृषि दर्शन की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं विज्ञान और किसान की। हमारा देश आत्मनिर्भर बने, इसके लिए सरकार की तरफ से तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन देश तभी आत्मनिर्भर होगा जब हमारा किसान भी आत्मनिर्भर होगा। इसको देखते हुए कई तरह के कदम उठाए गए हैं। उन्हीं में से एक है मत्स्य पालन को बढ़ावा देना। जी हाँ, मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए मत्स्य पालन संपदा योजना को अमली जामा पहनाने की तैयारी की जा रही है। कौन कौन से विशेष कदम है जो कि इस दिशा में लिए जा रहे हैं, आइए देखते हैं। मत्स्य पालन के विकास की दिशा में सरकार एक नई पहल करने वाली है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना यानी PMMSY के तहत इसे मंजूरी दी जाएगी। साथ ही से सरकार 20,000 करोड़ रुपए से शुरू करेगी। इस कार्यक्रम से 55 लाख लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 20 लाख करोड़ रुपए के आत्मनिर्भर भारत अभियान आर्थिक पैकेज की तीसरी किस्त के तहत इसका ऐलान किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार समुद्री और अंतर्देशीय मत्स्य पालन के विकास के लिए 20,000 करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना शुरू करेगी, जिसके तहत 55 लाख लोगों को रोजगार मिल सकेगा। इससे 5 सालों में अतिरिक्त 70 लाख टन मछली का उत्पादन हो सकेगा। ये मत्स्य निर्यात को 2 गुना बढ़ाकर 1 लाख करोड़ रुपए कर देगा। सीतारमण ने कहा कि मरीन और एक्वाकल्चर में गतिविधियों के लिए 11,000 करोड़ रुपए का फंड उपलब्ध कराया जाएगा। किसान को जो सुविधा मिलता था, ये सुविधा को एक्सटेंशन किया गया हमारा मछुआरों के लिए, जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में उनको भी सेम 6,000 साल में मिलने वाला है, उनको भी ये मिलने की व्यवस्था हुआ है। और बाकी फिशरीज सेक्टर में भी 40%, 60% अर्थात 40 अर्थात मेल एंटरप्रेन्योर के लिए, 60 फीमेल SC ST एंटरप्रेन्योर के लिए वो तालाब खोदना, ब्रेकिश वाटर कल्चर, मेरी कल्चर, ऑर्नामेंटल फिश कल्चर, सीवीड कल्चर, ये कोल्ड स्टोरेज, ये फिश फीड प्लांट, हैचरी, ये सब के लिए ऐसी व्यवस्था है। इसका लाभ लोग ले सकते हैं। और इसका प्रोसेसिंग प्लांट अगर होगा, मछली से कोई अचार बनाएगा या बोनलेस फिश पैकिंग करके बेचेगा, तो इसके लिए भी व्यवस्था है। इसके अलावा फिशिंग हार्बर, कोल्ड चेन और मार्केट वगैरह जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में 9,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। केज कल्चर, सीवीड फार्मिंग, ऑर्नामेंटल फिशरीज के साथ न्यू फिशिंग वेसल, लेबोरेटरी नेटवर्क जैसी गतिविधियां इस स्कीम का हिस्सा होंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने आत्मनिर्भर भारत अभियान आर्थिक पैकेज की तीसरी किस्त की घोषणा की, जिनके माध्यम से लोगों को आत्मनिर्भर बनाया जा सकेगा। आपको बता दें कि अब तक मछुआरों के लिए कोई ऐसी योजना नहीं बन पाई है जिससे जलीय जीवों व उत्पादों को बढ़ावा मिल सके। इस योजना पर पहले से विचार किया जा रहा था और 2020 में इसकी घोषणा की गई है। इससे जलीय कृषि करने वाले लोगों को फायदा तो होगा ही, साथ ही वो आत्मनिर्भर बन सकेंगे। इस योजना के माध्यम से जलीय क्षेत्र में मत्स्य का उत्पादन बढ़ाकर एक नीली क्रांति लाने की कोशिश की जा रही है। तो ये थी हमारी रिपोर्ट जिसमें आपने देखा कि नीली क्रांति यानी ब्लू रेवोल्यूशन को और बेहतर तरीके से आगे बढ़ाने के लिए सरकार किस किस तरह के कदम उठा रही है। इसी के साथ ही वक्त हुआ है कृषि दर्शन में एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कृषि स्टार्टअप की। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें कृषि दर्शन। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू, बेटा पढ़ा करो। पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा, मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। PGS ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से
रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन और अब बात कर लेते हैं कृषि स्टार्टअप की। कृषि स्टार्टअप में हम आप तक उन किसानों की कहानी पहुंचाते हैं जिन्होंने कृषि के क्षेत्र में कुछ बेहतर किया है, अपनी लगन, मेहनत और हिम्मत से असंभव को संभव कर दिखाया है और ये किसान दूसरे किसानों के लिए भी प्रेरणा बन रहे हैं। तो आइए दिखाते हैं आपको कृषि स्टार्टअप में ऐसे ही किसान की कहानी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत हमारे विशेष कार्यक्रम में। मैं हूं मुकुल शर्मा। आज आपको हम विशेष कार्यक्रम में जानकारी देने जा रहे हैं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत आत्मनिर्भर भारत अभियान में 20,000 करोड़ रुपए का जो ऐलान किया गया है राशि देने का, उसके ज़रिए जो ये क्षेत्र है कैसे सुदृढ़ हो सकेगा, इस पर आपको हम जानकारी देंगे। और उसके लिए हमारे साथ आपको बता दें, हरियाणा के करनाल जिले के एक सफल मछली पालक हैं सुल्तान सिंह जी, वो जुड़े हैं। इनसे हम बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें जो सुल्तान सिंह जी हैं, ना सिर्फ इस राज्य की अगर हम बात करें हरियाणा की, बल्कि हमारे देश की बात की जाए या दूसरे देशों की बात की जाए तो वहाँ एक सफल मछली पालक के रूप में इनको हर एक कोई जानता है। और इसके लिए जिस तरीके से ये कार्य कर रहे हैं, ना सिर्फ खुद आत्मनिर्भर हुए बल्कि बाकी लोगों को भी आत्मनिर्भर किया। इसके लिए हमारे देश के सर्वोच्च पुरस्कारों में से एक पद्मश्री पुरस्कार से इन्हें नवाजा जा चुका है। और इसके लिए मैं आपको यहाँ बधाई देना चाहूँगा, ना सिर्फ दूरदर्शन किसान परिवार की ओर से बल्कि तमाम जो किसान हैं उनकी ओर से भी आपको इसके लिए हार्दिक बधाई इस पुरस्कार के लिए। और जैसे जैसे देखिए, ये जो पुरस्कार है ये आपको मिलता है आपके सफलता के लिए जो आपने मेहनत की है। और उसके बाद ये सफ़र जो है बिल्कुल आसान नहीं होता कि आपको जल्दी से ही जो मुकाम है वो हासिल हो जाए। किस तरह की कड़ी मेहनत यहाँ पर जो सुल्तान जी हैं उनको करनी पड़ी और कैसे एक सफल मछली पालक के रूप में इन्होंने अपना परचम जो है वो फहराया, इनकी कामयाबी की दास्तां क्या रही और आने वाले समय में किस तरह की उम्मीदें हैं इनको आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत, ये हम इन्हीं से जानेंगे। इनका अनुभव हम साझा करेंगे आपके साथ। सबसे पहले सुल्तान जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, एक जब हम कामयाबी के सफ़र की बात करते हैं, अभी की स्थिति सबको अच्छी लगता है कि बहुत आसानी से शायद इस मुकाम तक आप पहुंच गए। किस तरह की चुनौतियां सामने थी और कैसे आपने रुझान किया मछली पालन क्षेत्र में? 1982 से मैंने ये काम शुरू किया था। उस टाइम जब मैंने काम शुरू किया तो मेरे घर वाले भी बहुत नाराज़ थे। उस टाइम मुझे काम करने नहीं दे रहे थे क्योंकि जिम्मेदारों के अंदर ये काम नहीं आता था। आज से 36 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं, तो इस काम को अच्छा ही नहीं मानते थे। तो मैंने अपने गाँव का तालाब पट्टे पर लिया था और वो मैंने चोरी छुप पे अपने घर से लिया था 500 रुपये लीज पे। तो जो आज शुरुआत है मेरी वो 500 रुपये से शुरुआत है ये। और उसके बाद फिर मैंने आसपास के कोई 10-12 गांव थे जो मेरे पास, क्योंकि हरियाणा के अंदर एक हमारा सिस्टम है, हर गांव के अंदर एक तालाब पशुओं को पानी पिलाने के लिए रहता था, वो किसी काम नहीं आता था। तो उसके अंदर हम कुछ भी चीज़ें मतलब और नहीं कर सकते। तो मेरे दिमाग में आया भी इसमें मछली क्यों नहीं पाली जाए। तो पट्टे पे मैंने 500 रुपये लेके उसमें मैंने NDRI करनाल से इसका बीज लेके उसमें डाला। तो पहले साल ही मेरा उसमें 22,000 रुपये खर्च हुआ और मछली जब मैंने उसमें 1 साल के बाद निकाली तो 1,62,000 की निकली। तो 1982 में 1,62,000 रुपया वो मेरे लिए 1 करोड़ के बराबर था। तो उसी 1,62,000 से ये जितना भी आज 30 एकड़ में मेरा ब्रीडिंग फार्म देख रहे हैं ये है, और ये प्रोसेसिंग यूनिट जो लगाई है मैंने उसी पैसे से, और ये जो RS लगाया मैंने उसी पैसे से लगाया। जो 1,62,000 रुपये मेरे पास उस टाइम आया था तो उसने मेरा एक तरह से 100 करोड़ तक का काम किया है। क्योंकि इतना बड़ा इंफ्रा सिस्टम मैंने जो लगाया है ये मैंने घर की मदद से नहीं लगाया, कुछ मैंने बैंक की मदद से लगाया, कुछ मैंने खुद मछली में कमा के लगाया। तो इस तरीके से ये मैंने इतना इंफ्रा खड़ा किया है। तो उसके साथ जब मैंने ये काम शुरू किया तो धीरे धीरे मेरे लोग आने लगे, वो मेरे से इस बात को समझने लगे। क्योंकि उस टाइम नॉर्थ इंडिया में ये तो वेजिटेरियन स्टेट थी, इसमें कोई मछली भी नहीं खाता था और पालने की बात छोड़ दो आप, तो बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। तो इस तरीके से फिर ये जब देखा ना मैंने भाई ये मछली सुल्तान सिंह तो बहुत आगे निकल गया। तो आज मेरे गांव के कम से कम 100 लड़के जो बेरोजगार थे और जो SC कास्ट के थे, आज
मेरे गांव में जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे अच्छे उनके मकान हैं, उनसे अच्छे उनके बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं और वो आज एक हाई लेवल की सोसाइटी में बैठने योग्य हो चुके यानी हैं। तरक्की का रास्ता, हाँ, तरक्की का आपका रास्ता तो आपने वो रास्ता दिखाया। जो उन्होंने मेरे से यहाँ के, वो मेरे पास ही खुद काम करते, लेबर का काम करते थे जी। 3-3 हज़ार में 2,500 हज़ार में उन्होंने मेरे पास लेबर की है। आज वो लोग अपनी आज फॉर्च्यूनर गाड़ियाँ लेके आज हमारे गांव के अंदर सबका बड़ा, सबसे बड़े एरिया में, मतलब इस चीज़ में बहुत बड़ा नाम है भाई। सुल्तान के इतने लोग, सुल्तान के गांव संपन्न परिवार में विकसित। हाँ, वो संपन्न एक तरह से इतने संपन्न हो चुके हैं जी। कई फार्मरों के बच्चे तो आज कनाडा में उनके पढ़ रहे हैं, तो इससे ज़्यादा संपन्न तो मैं कह नहीं सकता। बिल्कुल सुल्तान जी, जैसा आपने बताया कि किस तरीके का सफ़र रहा, लेकिन शुरुआत में चुनौतियां भी रहीं और अब आज के समय में केंद्र सरकार और राज्य सरकारें काफ़ी मदद करती हैं, आगे आती हैं। उस समय क्या इतनी सुविधाएं मिल पाती थी? सर, उस टाइम की अगर हम बात करें तो उस टाइम ना के बराबर हमारे को सुविधा थी। हमने तो 20 साल तक कोई सुविधा का नाम ही नहीं देखा। सुविधा क्या चीज़ होती है? गवर्नमेंट की तरफ से कोई हेल्प मिल सकती है, बैंक की तरफ से कोई हेल्प मिल सकती है, तो उस टाइम बहुत धक्के खाने पड़ते थे हमें। तो लोन लेने में भी हमें, अब मान लो जब जैसे मैंने प्रोसेसिंग यूनिट लगाया तो 1 करोड़ का लोन लिया था, मेरे को 1 करोड़ रुपया घट रहा था, तो उसके अंदर मैंने 20 एकड़ लैंड मेरी, उन्होंने जितनी भी मेरी लैंड थी, बैंक वाले क्या करते थे, जितना उसके पास अपना सिस्टम होता था उसको सारे को गिरवी रख के तब वो 2 रुपये देते थे। तो आज मैं तो मोदी साहब का शुक्रिया अदा ये करूँगा कि उन्होंने इन चुनौतियों को देखते हुए और जो प्रधानमंत्री संपदा योजना बनाई है तो वो किसान के लिए एक वरदान साबित होगी और किसानों को इतने धक्के नहीं खाने पड़ेंगे जितने हम लोगों ने खाए हैं, क्योंकि हमारे सामने बहुत चुनौतियां थी। आज के टाइम में जब से बीजेपी सरकार आई है तो इन फार्मरों के सामने किसी प्रकार की कैसी भी कोई चुनौती नहीं है। ये तो जाए बैंक से पैसा ले, डिपार्टमेंट से सब्सिडी ले और हमारे से सीड ले, तो ये तो मछली पैदा करने में इनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितना भी स्ट्रगल किया तो हम लोगों ने किया है। तो मेरा कहने का मतलब यह है, मैं तो इनका बीजेपी सरकार का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने इतनी अच्छी अच्छी स्कीमें बना के और इतना फिशरीज के लिए इतना बड़ा बजट दे के तो इन किसानों के लिए इनको एक आगे बढ़ने का मौका दिया है। इस योजना का भरपूर लाभ ले सके और अपने काम को आगे बढ़ा सके। तो जाना आपने किस तरीके से देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मछली पालन क्षेत्र से जुड़े जो लोग हैं वो अब अपना, हम कह सकते हैं, कदम आगे बढ़ा चुके हैं। सरकार ने भी इस बार अपना कदम आगे बढ़ाया है और सुल्तान जी की तरह आने वाले समय में उम्मीद करते हैं कई सारे सुल्तान जो हैं वो हमें नज़र आएंगे देश के हर एक राज्य में, हर एक ज़िले में, जो कि मछली पालन क्षेत्र को इतना सशक्त करेंगे कि देश आत्मनिर्भर हो सके। फिलहाल यहाँ पर सुल्तान जी, हम आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा की और उससे पहले, क्योंकि जो हमारे देश के सर्वोच्च पुरस्कारों में से एक है पद्मश्री, उससे आपको सम्मानित किया गया था, उसके लिए आपको एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई तमाम किसानों की ओर से और दूरदर्शन किसान परिवार की ओर से। तो ये था हमारा आज का कृषि स्टार्टअप। इसी के साथ ही वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे फार्मिंग इंडिया की। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा, मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन और अब बात कर लेते हैं फार्मिंग इंडिया की। फार्मिंग इंडिया में हम आपको खेती के नए नए तरीकों और पशुपालन के बारे में जानकारी देते हैं। जी हां, अगर हमारे किसान इन नए तरीकों यानी वैज्ञानिक विधियों को अपनाएंगे तो अच्छा उत्पादन ले सकेंगे, साथ ही उनकी आमदनी में भी वृद्धि होगी। तो आइए देखते हैं आज क्या विशेष है आपके लिए फार्मिंग इंडिया में।
शिमला मिर्च की संरक्षित खेती से कीट और विभिन्न रोगों से बचाव के साथ साथ सिंचाई और देखरेख की उचित व्यवस्था की जा सकती है। इस वजह से आप शिमला मिर्च की अधिक से अधिक पैदावार पॉली हाउस के अंदर ही ले सकते हैं। भारत में आज बहुत से नर्सरी विक्रेता हैं जो व्यावसायिक रूप से इस्तेमाल होने वाली रंगीन शिमला मिर्च की पौध को ग्रीन हाउस में तैयार करते हैं। नर्सरी में बीजों से पौध तैयार करने के लिए कृषि ट्रे का इस्तेमाल किया जाता है। 20 से 25 दिन की उचित देखभाल के बाद बीज पौध का रूप ले लेते हैं। शिमला मिर्च की खेती के लिए मिट्टी में पोषक तत्वों का होना बहुत जरूरी है। इसके लिए लगभग 4 से 5 टन गोबर की खाद को डालना चाहिए। मिट्टी में NPK यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश को बराबर मात्रा में उपलब्ध कराएं। 1 एकड़ के पॉली हाउस में लगभग 16 से 17 किलोग्राम नाइट्रोजन, 17 से 18 किलोग्राम फास्फोरस और 15 से 16 किलोग्राम पोटाश उपलब्ध कराना उचित होता है। कृषि विज्ञान केंद्र के निर्देश अनुसार किसानों को अपने खेत की मिट्टी की जांच अवश्य करवानी चाहिए, जिससे उनको मिट्टी में मौजूद पोषक तत्वों की जानकारी मिलती है। मेड़ बनाते वक्त इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि मेड़ की चौड़ाई 90 सेंटीमीटर या लगभग 3 हाथ हो और मेढ़ों के बीच की दूरी 40 से 45 सेंटीमीटर या लगभग 1.5 हाथ हो। शिमला मिर्च के फल टेढ़े मेढ़े ना हो, इसलिए मैंगनीज और बोरॉन को आधे किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से मिट्टी में मिला दें। मेड़ तैयार करने के बाद अब पौध का रोपण किया जा रहा है। रोपण के समय इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच 30 सेंटीमीटर या लगभग 1 हाथ की दूरी हो। पॉली हाउस में शिमला मिर्च की कृषि करने के लिए टपक सिंचाई प्रणाली का चयन करना सबसे उपयुक्त होता है। अगर आप चाहें तो पानी के द्वारा उर्वरक या अन्य पोषक तत्वों को सीधे पौधों की जड़ों तक पहुंचा सकते हैं। अगर शिमला मिर्च के लिए उपयुक्त तापमान और आर्द्रता की बात करें तो 18 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच के तापमान को सबसे अनुकूल समझा जाता है। इसके अलावा कुछ और अहम बातों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, जैसे कि रोपण के 15 दिनों के भीतर ही पौधों में तने का विकास शुरू हो जाता है। तो इस समय आपको यह ध्यान देना है कि पौधों में सिर्फ 4 ही शाखाएं रहें। समय समय पर पौध का निरीक्षण करते रहें और इस बात को सुनिश्चित करें कि एक पौधे पर 2 मुख्य शाखाएं ही हों और इन दोनों शाखाओं पर 2-2 अतिरिक्त शाखाओं को ही विकसित होने दें। अन्य सभी शाखाओं की छटाई कर दें। इसके बाद पौधों को रस्सी और तार की मदद से खड़ा करें, यानी पौधों को खड़ा होने के लिए रस्सी का सहारा दें ताकि पौधे फल लगने पर टूटे नहीं। इसके बाद अब बारी आती है खरपतवार प्रबंधन की। किसानों को समय समय पर खरपतवार की साफ सफाई करनी चाहिए। शिमला मिर्च की कृषि में लगभग 3 से 4 बार खरपतवार की साफ सफाई करने की जरूरत पड़ती है। अगर कीटों की बात करें तो पॉली हाउस में ज्यादातर कीटों का प्रकोप ना के बराबर होता है। फिर भी किसान पॉली हाउस के अंदर इस पीले रंग के कार्ड को थोड़ी थोड़ी दूरी पर खंभों पर लटका देते हैं। इस पीले रंग के कार्ड को ट्राइकोडर्मा कार्ड कहते हैं। कीट इस पीले रंग के ट्राइकोडर्मा कार्ड की तरफ आकर्षित होकर इससे चिपक जाते हैं। इससे किसानों को कीटों का पता लगाने और उचित कीटनाशक का चयन करने में अधिक मदद मिलती है। कृषि विशेषज्ञ बताते हैं कि रोपाई के तुरंत बाद से ही शिमला मिर्च के पौधों में सबसे ज्यादा सफेद मक्खी और थ्रिप्स जैसे कीट का खतरा होता है। ये पत्ता चूसक कीट हैं, जिसकी वजह से फसल की बढ़वार में काफी कमी रह जाती है।
इन कीटों के लिए कुछ विशेष कीटनाशक हैं जो रासायनिक हैं। पर यदि किसान जैविक विधि का ही चयन करते हैं तो थ्रिप्स की समस्या होने से पहले ही एहतियात के तौर पर नीम का तेल और मेंथोल के रस का उपयोग कर सकते हैं। आइए अब नजर डालते हैं मौसम से जुड़ी खास खबरों पर। खास खबर में आज और कल जम्मू कश्मीर और लद्दाख और गिलगित में तेज बरसात संभव। 2 दिन हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कहीं कहीं खूब होगी बरसात। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में मूसलाधार वर्षा के आसार। 2 दिन असम और मेघालय में भी कहीं कहीं बरसेंगे बादल। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में होगी काफी जोरदार वर्षा। 2 दिन गांगे पश्चिम बंगाल में कहीं कहीं तेज बारिश का अनुमान। ओडिशा और झारखंड में भी 2 दिन खूब बरसात की संभावना। 2 दिन पूर्वी पश्चिमी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तेज बारिश के आसार। राजस्थान, गुजरात, विदर्भ और मध्य महाराष्ट्र में 2 दिन होगी तेज वर्षा। कल मराठवाड़ा और 2 दिन सौराष्ट्र, कच्छ, कोकण, गोवा में बरसेगा पानी। तेलंगाना और तटीय कर्नाटक में 2 दिन कहीं कहीं खूब हो सकती है बारिश। आज जम्मू कश्मीर, लद्दाख और गिलगित में चमक के साथ तेज हवाएं संभव। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आज कहीं कहीं चमक के साथ चलेंगी तेज हवाएं। आज पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में चमक के साथ तेज हवाओं के आसार। असम और मेघालय में 2 दिन कहीं कहीं चमक के साथ तेज हवाओं का अनुमान। 2 दिन नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में चमक के साथ चलेंगी तेज हवाएं। पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं चमक के साथ तेज हवाओं की संभावना। 2 दिन दक्षिणी पश्चिमी अरब सागर में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवाओं की संभावना। पश्चिमी मध्य अरब सागर में 2 दिन 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेंगी तेज हवाएं। दक्षिणी गुजरात और महाराष्ट्र तट पर 2 दिन 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेंगी तेज हवाएं। मछुआरों को इन इलाकों में न जाने की है सलाह। तो ये था हमारा आज का फार्मिंग इंडिया। इसी के साथ ही वक्त हुआ है आपसे विदा लेने का। लेकिन अगर आपके कोई सुझाव है तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। अगर आप चाहें तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता है krishidarshan@gmail.com। आज के लिए कृषि दर्शन में फिलहाल इतना ही। नए अंक में नई जानकारियों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।